हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी के टॉप 30 क्वेश्चंस। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सीटेट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हालांकि आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि हम इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पर मैं सभी ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर को कवर कर रही हूँ। और अभी तक मैंने 11 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। ये हमारा वीडियो नंबर 12 है, प्रैक्टिस सेट 12 है। एंड आप सभी लोग इसको देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, 2 की कर रहे हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर इंग्लिश पेडागोजी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को फाइनली हम शुरू करते हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम समय में मैं 30 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूं। एंड जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उनको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड लास्ट बात और बता दूं, नोट्स एंड पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ पे नोट्स एंड पीडीएफ शेयर करती हूँ, आप मुझसे वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। आपको लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट ज़रूर करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग। जो इंग्लिश में आप पढ़ाते हैं जब, तो आइकॉनिक मोड जो लर्निंग का होता है, बेसिकली ये जो थियरी है ये आपका साइकोलॉजी का ब्रूनर की थियरी से आया है, जहाँ पे उन्होंने 3 टाइप के लर्निंग मोड दिए थे, तरीके जो हमारे होते हैं सीखने के। उसमें आपको बताना है कि जो आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग है वो किससे रिलेटेड है। यूजिंग अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज, यूजिंग सिंबल्स, यूजिंग इमेजेस एंड डायग्राम्स, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पर आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग क्या होता है, जब आप स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम पिक्चर्स, इमेजेस एंड डायग्राम्स का यूज करके। तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं कि ब्रूनर ने कितने टाइप के लर्निंग के मोड दिए थे। हो सकता है आपसे दूसरा भी कुछ पूछ ले एग्जाम में। ठीक है, तो 3 टाइप के लर्निंग के मोड होते हैं। फर्स्ट वन इज इनएक्टिव। इनएक्टिव में बच्चा कैसे सीख रहा है, अपने एक्शन से, अपने मूवमेंट से या सेंसेस से सीखता है। आइकॉनिक में बच्चा पिक्चर्स की तरफ जाता है, अब वो पिक्चर से सीखना स्टार्ट कर रहा है, आइकन्स हैं, सिंबल्स हैं, उनसे वो सीखता है। ठीक है, एंड जो थर्ड हमारा टाइप होता है वो होता है सिंबॉलिक, जहाँ पर आप लैंग्वेज का यूज़ बच्चों से करवाने लगते हैं। अब यहाँ बच्चा कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है उसको समझता है, एंड जो भी प्रिंटेड मटेरियल है उसको वो पढ़ना सीखता है। तो ये 3 टाइप के लर्निंग के मोड होते हैं, जो किसने दिया, जेरोम ब्रूनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। While reading for comprehension, we understand that some pairs are examples of homograph. Which one of the following is a homograph? अब देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि जब भी हम कोई भी कॉम्प्रीहेंशन को रीड करते हैं, वहाँ पर कुछ होमोग्राफ हमें बुक्स में दिखाई देते हैं। अब ये होमोग्राफ क्या होते हैं वो बताना है। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें जो राइट आंसर होगा ना, पहले मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ। तो देखो, होमोग्राफ क्या होता है, जहाँ पे वर्ड्स की स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन एंड उनका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे जो LEAD है इसे हम लेड बोलेंगे, जो कि एक मेटल का टाइप होता है लेड। और LEAD सेम स्पेलिंग है लेकिन हम इसे लीड बोलते हैं। इसका मतलब होता है आप किसी को कोई डायरेक्शन जब दिखाते हो तो वो कहते हैं हम लीड करना। सो यहाँ पे लेड एंड लीड दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग है, दोनों का मीनिंग अलग है, लेकिन फ़र्क ये है कि दोनों की स्पेलिंग सेम होती है। तो जिनकी स्पेलिंग सेम है, बाकी सब अलग अलग है, उन्हें हम होमोग्राफ कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ओके, सो गाइज, हमने पहले भी कल के सेशन में भी मैंने यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था। एंड देखिए, आज एक और क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आप ज़रूर इसको एक बार कंसिडर करना। होमोनिम्स क्या होते हैं वो याद रखना है, होमोफोन्स और होमोग्राफ। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों में आपको अंतर याद होना चाहिए। होमोनिम्स जो होते हैं, जो मल्टीपल मीनिंग वर्ड होते हैं, मतलब कि स्पेलिंग सेम है लेकिन आपके मीनिंग अलग है। ठीक है, तो जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, तेनू सूट सूट कर दा, तो सूट और सूट जो है वो क्या है, अलग अलग मीनिंग है। होमोफोन क्या होता है, जहाँ पर आपके साउंड एक जैसे हैं लेकिन स्पेलिंग में फ़र्क है और मीनिंग में भी फ़र्क है। जैसे ये तीनों 2 का आप देख रहे हो, यहाँ पे तीनों ही क्या है, होमोफोन्स है, क्योंकि इनकी स्पेलिंग अलग है, बस साउंड सेम होता है। ठीक है,
और होमोग्राफ तो हमने भी डिस्कस कर ही लिया, तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अ साइट वर्ड इज अ वोकैबुलरी आइटम। आपसे पूछा गया साइट वर्ड जो है वो कौन से वर्ड्स हमारे होते हैं दैट नीड्स प्रॉपर विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, दैट इज टू बी लर्न बाय हार्ट, that the teacher recognizes and finds meaningful on sight without a complicated analysis, या फिर that helps in judging the effectiveness of the author's style। साइट वर्ड्स कौन से वर्ड्स हैं? तो साइट वर्ड्स बहुत आसान है, वो वर्ड होते हैं जिन्हें आप रिकग्नाइज कर लेते हो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस और सिंथेसिस। ठीक है, मतलब आप बहुत ज़्यादा उस वर्ड को ना ऐसे एनालिसिस बैठ के आप नहीं करते, ना ही आप डिक्शनरी खोल के बैठते हैं, उन शब्दों को हम साइट वर्ड कहते हैं। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में साइट वर्ड बताऊं तो क्या हो सकता है, यहाँ पे जैसे इज है, यहाँ पे टू है, अब आप इज टू इन के लिए, बाय के लिए, ऑफ के लिए, ऐसे शब्दों के लिए आप डिक्शनरी नहीं खोलोगे, है ना। हम क्या करते हैं, इन वर्ड्स को कॉमन एकदम कैजुअल तरीके से देखते हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ऐसे वर्ड्स को हम साइट वर्ड कहते हैं, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है मीनिंग को समझने के लिए, तो उन्हें हम साइट वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे ग्रामर को टीच करने के लिए किस मेथड को सजेस्ट किया जाता है? डिडक्टिव, टेक्स्ट बुक, इंडक्टिव या ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर सबसे अच्छा मेथड ग्रामर को टीच करने का, चाहे कोई भी लेवल हो, इंडक्टिव माना जाता है, जहाँ पर आप कैसे पढ़ाते हैं, आप जहाँ पर एग्जाम्पल टू रूल की तरफ जाते हैं, आप जहाँ पर स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाते हैं, आप जहाँ पर कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वो आपका क्या है, इंडक्टिव तरीका है ग्रामर को सिखाने का। ठीक है, एंड अगर आप इसका उल्टा कर दोगे तो वो डिडक्टिव हो जाएगा। और ट्रांसलेशन मेथड तो आपको पता ही है, जीटीएम को कहा जाता है, और जीटीएम में हम कैसे पढ़ाते हैं, डिडक्टिव तरीके से ग्रामर को पढ़ाते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट बुक मेथड भी इंग्लिश में एक मेथड है जिसे किसने दिया था, डॉक्टर वेस्ट ने दिया था। ठीक है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड कहा जाता है टेक्स्ट बुक मेथड को। तो ये चारों चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्लावर एंड हाइस रिगार्डेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स एट एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। देखो, एक क्वेश्चन ये सीटेट में आया हुआ था जहाँ पर फ्लावर एंड हाइस की एक थियरी है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन से स्किल है जिसको उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राइटिंग। ठीक है, राइटिंग जो स्किल है उसको प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल कहा जाता है। और इनकी थ्योरी के बारे में मेन बात आपको क्या याद रखना है कि इन्होंने 1980 के करीब जो है राइटिंग को इन्होंने 3 कैटेगरी में प्राइमरी प्रोसेस में डिवाइड किया था। ठीक है, क्या किया था इन्होंने, जो राइटिंग है इसको 3 प्राइमरी कैटेगरी में प्रोसेस में डिवाइड किया था। फर्स्ट होता है प्लानिंग, सेकेंड होता है ट्रांसलेटिंग एंड थर्ड वन इज रिव्यूइंग। ये आपको 3 जो प्रोसेस हैं राइटिंग के ये याद रखने, क्या पता आपसे ऑप्शंस में ये पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा राइटिंग का एज अ प्रॉब्लम क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल बोला है इन्होंने, ये राइटिंग को इन्होंने बोला था और 3 प्रोसेस इन्होंने दिया था। फर्स्ट वन इज प्लानिंग, सेकेंड वन इज ट्रांसलेटिंग एंड थर्ड वन इज रिव्यूइंग। ठीक है, ये 3 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द फंक्शन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको इसमें क्या बताना है, फंक्शन वर्ड कौन सा वर्ड है, फंक्शन वर्ड। ठीक है, एंड होगा, चैंपियन होगा, हैंडसम या सीजिंग। तो यहाँ पे फंक्शन वर्ड जो है इन्हें हम एक नाम से और जानते हैं, इन्हें हम ग्रामेटिकल वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रामेटिकल वर्ड कौन सा है तो यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है, ये एक फंक्शन वर्ड भी है और ये एक ग्रामेटिकल वर्ड भी है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू। रिव्यू से आप क्या समझते हैं, रिव्यू का मतलब आपको बताना है। रिव्यू मीन्स गेस करना, इवैल्यूएशन करना, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना या असेसमेंट करना। तो देखो, आपको ना इस शब्द को बहुत ध्यान से थोड़ा सा सोचना है। रिव्यू हम कब करते हैं, जैसे हमने कोई पुस्तक पढ़ी, हमने कोई बुक पढ़ी है और उस बुक को पढ़ करके जब आप क्या करते हो, उसकी अच्छाइयाँ उसकी बुराइयाँ आप क्या करते हैं, आप एक तरह से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो रिव्यू जो होता है वहाँ पर हम क्रिटिकली चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं। आप क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ लगा रहे हो कि क्या सही था क्या बुरा था, जैसे कोई मूवी है तो उस मूवी में क्या गलत बात थी क्या अच्छी बात थी। तो जब हम रिव्यू करते हैं दैट मीन्स कि हम क्रिटिकली उसको जज कर रहे हैं या हम उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन विल बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड। अब देखो अभी तक हमने साइट वर्ड्स पढ़ा, हमने फंक्शन वर्ड पढ़ा, हमने ग्रामेटिकल वर्ड भी पढ़ा। अब आ रहा है कि कंटेंट वर्ड कौन से वर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कंटेंट वर्ड जो होते हैं उन्हें हम लेक्सिकल वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, कौन से वर्ड कहते हैं? लेक्सिकल वर्ड कहते हैं। और ये कौन से वर्ड होते हैं? जो मीनिंगफुल होते हैं, जैसे जिनका मीनिंग है। मीनिंगफुल वर्ड जो होते हैं वो हमारे कंटेंट वर्ड या लेक्सिकल वर्ड कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ लव, तो ये एक क्या है? लेक्सिकल वर्ड है, यानी कि इसको कंटेंट कहेंगे। अगर मैं बोलूँ हैप्पी, यानी कि इनका एक मीनिंग है। अगर मैं बोलूँ सो, एंड, इफ, तो ये हमारा ग्रामेटिकल वर्ड हो गया, ये कंटेंट वर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो आपको फर्क याद रखना है। क्वेश्चन सीटेड में बनता है इनसे, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्लोज मीन्स। ये क्लोज का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो इस क्लोज का जो मीनिंग होता है, इस क्लोज को कहते हैं हम मिसिंग पार्ट, कोई चीज़ मिस हो जाना। ठीक है, तो क्लोज से क्या याद आ रहा है आपको? एक टेस्ट होता है इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट जो है वो इसी से रिलेटेड है। क्लोज टेस्ट जो होता है जहाँ पर आप क्या करते हो, किसी पैराग्राफ में 5 या 6 लाइन के बाद एक गैप दे देते हो बच्चों को, वहाँ बच्चों को वर्ड्स को फिल करना होता है, तो मिसिंग पार्ट को फिल करना होता है। तो इसीलिए क्लोज का मतलब क्या होता है? मिसिंग पार्ट, कोई मिस हो जाना। आप फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं, गैप दे देते हैं, उसे हम क्लोज टेस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन कहता है द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज। राइटिंग का लास्ट स्टेज क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूंगी। तो आखिरी जो अवस्था होती है राइटिंग की, वो होती है ऑप्शन डी, एडवांस राइटिंग। ठीक है, अब चारों प्रकार में फटाफट से डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले नंबर पे आता है कंट्रोल राइटिंग। ठीक है, ये याद रखना, ये जिस क्रम में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इसी क्रम में आपको इनको याद रखना है। कंट्रोल राइटिंग वो राइटिंग होता है जैसे कि मान लीजिए मैंने बच्चों को ABCD दिया है। ठीक है, ABCD मैंने उनको लिखने के लिए इस तरह से दिया है और मैंने उनको ऐसे ऐसे लाइन खींच के कॉपी में दे दी। आपने देखा होगा ऐसे बच्चों को हम देते हैं। ये राइटिंग कौन सी है? कंट्रोल है। आप जो लिखेंगे बच्चा वही चीज़ लिखेगा, तो ये कंट्रोल राइटिंग हो गया। ठीक है, गाइडेड राइटिंग में आप क्या करते हो? एक सपोर्ट देते हो। ठीक है, आपका सपोर्ट होता है, आप एक हेल्प दे देते हो, आप बच्चों को क्लू दे देते हो कि हाँ बेटा ऐसे करना है। जैसे आपने बच्चों को 4 वर्ड दे दिए और आपने कहा कि बेटा इन 4 शब्दों से आप 4 वाक्य बना के लाइए, तो वो आपका गाइडेड है। आपने उनको गाइड किया, आपने उनको सपोर्ट किया। थर्ड आता है फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग में कौन सी राइटिंग आ जाएगी? जैसे आप खुद के लिए डायरी लिखते हैं, आप अपना डायरी लिख रहे हैं बैठ के, वो आपकी फ्री राइटिंग है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा ग्रामर पे, बहुत ज़्यादा आप लंबे चौड़े शब्दों पे और स्पेलिंग पे फोकस नहीं करते हो, वो फ्री राइटिंग है। ठीक है, एंड चौथी नंबर पे क्या आता है? एडवांस राइटिंग। एडवांस राइटिंग जैसे कि आप कोई बुक लिख रहे हैं, आपने कोई बुक पब्लिश कर दी, तो वो आपकी एडवांस राइटिंग है जो हाईएस्ट लेवल पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट स्टेज है राइटिंग की वो कौन सी होती है? एडवांस राइटिंग होती है। सो आई होप कि आपको चारों राइटिंग के प्रकार समझ आ गए होंगे। अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं एक वीडियो बना दूंगी इस पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसीजर ऑफ अल्फाबेटिक मेथड इज। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्फाबेटिक मेथड का प्रोसीजर क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जो अल्फाबेटिक मेथड है ये रीडिंग की मेथड है। कौन सा किस में आता है? ये रीडिंग में। ओके, रीडिंग के कुछ मेथड होते हैं, तो इसका जो सही प्रोसीजर होगा वो कैसे होता है? हम स्टार्ट करते हैं लेटर्स की स्पेलिंग से, उसके बाद वर्ड्स, उसके बाद हम फ्रेजेस पे जाएंगे एंड देन हम सेंटेंसेस पे जाएंगे एंड इसके बाद हम पैराग्राफ पे जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है सही सीक्वेंस हो जाएगा। आपने लेटर से स्टार्ट किया, आपने लेटर की स्पेलिंग पे फोकस किया, देन आप वर्ड सिखा रहे हैं, आप फिर फ्रेजेस छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं, फिर आपने सेंटेंसेस बनाना सिखाया और एंड में हम क्या करते हैं? सेंटेंसेस से पैराग्राफ बनाना सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है वो सही प्रोसीजर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यू आस्क व्हाट हैज माई गवर्नमेंट डन फॉर यू। आई कैन आंसर इन 2 words a lot. द क्वेश्चन पुट अप हेयर इज। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि यू आस्क, आप पूछिए, व्हाट हैज़ माई गवर्नमेंट डन फॉर यू। आप, मेरी सरकार ने क्या किया है आपके लिए। आई कैन आंसर इन 2 words a lot. अब ये जो है क्वेश्चन, ये किस प्रकार का क्वेश्चन है? तो ये जो क्वेश्चन है ये रिटोरिकल क्वेश्चन हो जाएगा और यहाँ से सीटेट में पहले भी प्रश्न आया हुआ है। देखो, रिटोरिकल क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसे आप पूछ लेते हैं लेकिन आपको उसके लिए किसी आंसर की नीड नहीं होती है। जैसे हम बोलते हैं आर यू मैड, हम अपने दोस्तों को कई बार कह देते हैं, अपने घर में बहुत बार कह देते हैं कि आर यू मैड, तो इसका मतलब क्या है कि आप सच में उनसे पूछ रहे हैं कि आप पागल हैं कि नहीं। तो वो रिटोरिकल है।
ठीक है। जैसे मम्मी कहती हैं कि पैसे क्या पेड़ पर आते हैं, जैसे हमने खर्चा बहुत कर दिया, मम्मी कहती है पैसे पेड़ पे आते हैं, तो क्या जो घर में फैमिली मेंबर है क्या वो सच में हमसे पूछ रहे हैं कि पैसे पेड़ पे आते हैं? नहीं पूछ रहे ना। तो ऐसा क्वेश्चन जो आप पूछ तो लेते हो, लेकिन आपको उसके लिए किसी उसकी ज़रूरत नहीं है कि वो आंसर सामने वाला इंसान करेगा। ऐसे प्रश्नों को हम रिटोरिकल कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए होंगे, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इंग्लिश इज अ डैश लैंग्वेज इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ आपको बताना है कि इंग्लिश कैसी भाषा है इंडिया में। देखो यहाँ पर पर्सपेक्टिव क्या पूछा गया है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में। तो इंडिया में इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज माना जाता है। और याद रखना कि अगर आपसे ग्लोबल पूछा जाए तो ग्लोबल कब होगा, जब आपसे मल्टीलिंगुअल कंट्री में पूछेगा, ठीक है। अगर प्रश्न में मल्टीलिंगुअल दिया है, मल्टीलिंगुअल है या मल्टी कल्चरल है या मल्टीलिंगुअल कंट्री है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, इंग्लिश एज अ ग्लोबल, ठीक है। और अगर इंडिया है तो सेकंड हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रीड द एक्सचेंज। अब आपको ये डायलॉग जो है ये इसको पढ़ना है और राइट आंसर बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पर है, टीचर बोलता है कि शैल वी गो आउट टू द गार्डन एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दोज फ्लावर्स नियर द कॉरिडोर। अब टीचर ने एक सवाल पूछा, स्टूडेंट बोलते हैं यस यस या। फिर टीचर ने रिप्लाई किया यस मैम प्लीज। तो अब आपको बताना है कि ये जो कन्वर्सेशन हुई है यहाँ टीचर क्या कर रहा है, ठीक है। रिलेट्स लैंग्वेज फंक्शन विद पोलाइटनेस, मेक्स अ पोलाइट सजेशन टू स्टार्ट रीडिंग, confirms द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट, या फिर ऑफर्स एन अल्टरनेटिव लैंग्वेज एक्टिविटी। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पर बच्चों ने यस यस बोला है, टीचर ने बच्चों को यहाँ यस मैम प्लीज इसलिए बोला ताकि बच्चे उसको पोलाइटनेस से बोल सके, ठीक है। एक तरह से टीचर यहाँ उनको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हियर द टीचर रिलेट्स लैंग्वेज फंक्शन विद पोलाइटनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट। अब बताना है आपको यहाँ क्या होगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सा ऐसा अप्रोच है जहाँ पर आप सेकेंड लैंग्वेज को लर्न तो करवाते हैं विदाउट यूजिंग प्रिंटेड टेक्स्ट, ठीक है। नेचुरल अप्रोच है, लैंग्वेज इमर्जन है, ग्रामर ट्रांसलेशन है, या सिचुएशनल अप्रोच है। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा लैंग्वेज इमर्जन मेथड। लैंग्वेज इमर्जन मेथड वो मेथड है जहाँ पर आप सेकेंड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को टीच करने में, उसे हम लैंग्वेज इमर्जन कहते हैं, ओके। बाकी नेचुरल अप्रोच का कंसेप्ट कई बार पूछा जाता है, तो ये नाम याद रखिएगा आप कि स्टीफन, ठीक है, स्टीफन क्रैशन की जो थ्योरी थी उसमें इन्होंने ट्रेसी टेरल के साथ मिलकर लैंग्वेज नेचुरल अप्रोच दिया। तो नेचुरल अप्रोच किसने दिया है, स्टीफन क्रैशन ने। जीटीएम आपको पता ही है, ओल्डेस्ट मेथड है, ग्रामर को पढ़ाने का सबसे पुराना क्लासिकल मेथड है। सिचुएशनल में क्या होता है, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिखाते हैं बच्चों को, जो है ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स के थ्रू सिखाते हैं आप सिचुएशनली मीनिंगफुली। एंड इमर्जन इसका जो है वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर लैंग्वेज इमर्जन के बारे में है कि लैंग्वेज इमर्जन इज अ मेथड ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज इन विच स्टूडेंट्स सेकेंड लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। ये याद रखना है बस, ठीक है। ये जो पूरी लाइन है फर्स्ट वाली, ये आपको ऐसे ही याद रखना है कि आप जब जो सेकेंड लैंग्वेज है बच्चे की उसको आप यूज़ करते हैं अदर सब्जेक्ट के इंस्ट्रक्शन में, उसे हम लैंग्वेज इमर्जन कहते हैं। जैसे आप साइंस, मैथ, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, जो भी आप विषय पढ़ा रहे हैं ना, आप सेकेंड लैंग्वेज में टीच करेंगे, तो यहाँ पे आप प्रिंटेड का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप उसकी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, इसलिए इसको हम लैंग्वेज इमर्जन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये फर्स्ट लाइन याद रखना आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज। आपको बताना है भाषा में मीनिंग की स्टडी को क्या कहा जाता है, सिंटेक्स, सेमेंटिक्स, मोर्फोलॉजी या लिंग्विस्टिक्स। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेमेंटिक्स, ठीक है। चारों चीज़ों के बारे में जान लेना आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो आइए देखते हैं इन सभी के बारे में। देखो यहाँ पर ना लिंग्विस्टिक्स पहले तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, जो मानव भाषा का अध्ययन होता है, यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स।
ठीक है। अब लिंग्विस्टिक के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि फोनेटिक्स सबसे पहले आता है, जहाँ पे आप फोनेटिक्स में क्या करते हो, स्टडी कर रहे हो साउंड्स की, ठीक है। जब हम साउंड्स की स्टडी कर रहे हैं तो वो फोनेटिक्स है। फोनोलॉजी जो है वो स्पीच साउंड की स्टडी है, ठीक है। सो गाइज मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है, अगर आपको और डिटेल से पढ़ना है तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सीटेट इंग्लिश के नाम से, ठीक है। मोर्फोलॉजी देखो क्या है, मोर्फोलॉजी में आप फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स पे फोकस करते हो, ठीक है। मोर्फोलॉजी क्या है, वर्ड्स के फॉर्मेशन की बात हम करते हैं। सिंटेक्स में हम फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं कि एक सेंटेंस कैसे बना है, उसके पीछे रूल क्या है, तो वो सिंटेक्स है, ठीक है। सिमेंटिक में आप मीनिंग की स्टडी कर रहे हो, और प्रैग्मेटिक्स में हम लैंग्वेज के यूज़ की बात करते हैं कि आप भाषा को कैसे यूज़ कर रहे हो। तो ये सारे जो कीवर्ड हैं ये आपको याद रखने हैं, यहाँ से एक प्रश्न आपका ज़रूर बनता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर टेल्स अ स्टोरी अबाउट एनिमल्स, चिल्ड्रन मेक एनिमल नॉइजेस एवरी टाइम दे हियर द नेम ऑफ द एनिमल इट इज। अब आपको बताना है ये कौन सी एक्टिविटी टीचर करवा रहा है। टीचर ने एक एनिमल की स्टोरी सुनाई एंड बच्चे यहाँ पे एनिमल नॉइजेस को जो है कर रहे हैं, जब जब टीचर उनको एक तरह से गाइड कर रहा है या उनको कमांड दे रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है, TPR इसको कहते हैं हम, TPR, जो किसने दिया है, जेम्स एशर ने, ठीक है। जेम्स एशर ने इसको दिया है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जहाँ पे बच्चे अपने मोटर एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी से सीखते हैं। टीचर जैसे जैसे कमांड करता है बच्चे वैसे वैसे उनको करते हैं। प्राइमरी और जो प्राइमरी लेवल है या जो जूनियर लेवल है उस पर ये हम बच्चों को करवाते हैं ये, ठीक है, छोटे स्तर पे कराया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एनी ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ एक्सरसाइजेस, एक्टिविटीज और डिवाइसेस यूज्ड इन द लैंग्वेज क्लासरूम फॉर रियलाइजिंग लेसन ऑब्जेक्टिव्स इज नोन एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ देखो बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है वाइड वेराइटी ऑफ एक्सरसाइजेस। जब आप कोई चीज़ टीच कर रहे होते हो ना, वहाँ पर आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हो। एक्सरसाइज का मतलब है कि आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर एक्टिविटी का यूज़ कर रहे हैं आप बच्चों को सिखाने के लिए। आप डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं, डिवाइस का मतलब क्या है, आप टूल का यूज़ कर रहे हो। किसका यूज़ कर रहे हो, टूल का। तो ये सब क्या है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्या, टेक्निक। ये हमारी कुछ तकनीक होती है कि आप कैसे सिखाएंगे, ओके। जैसे कि मान लीजिए कि आपका मेथड है लेक्चर मेथड, तो लेक्चर मेथड में आपकी टेक्निक क्या हो जाएगी, हो सकता है ब्लैक बोर्ड हो जाए, हो सकता है आप ब्लैक बोर्ड राइटिंग करें, ये आपकी टेक्निक हो गई। तो ये टेक्निक की बात कर रहा है जहाँ पे आप एक्टिविटी करवाते हो, ठीक है। तो यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अ टेस्ट विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ अ लैंग्वेज कोर्स फॉर रेमिडियल टीचिंग इज। अब आपको देखो क्या बताना है, ध्यान से समझना। अ टेस्ट विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड, ऐसा टेस्ट जिसे एडमिनिस्टर किया जाता है, कब किया जाता है, एट द एंड ऑफ लैंग्वेज कोर्स फॉर रेमिडियल। आप रेमिडियल के लिए उस टेस्ट को कर रहे हो, ठीक है। तो रेमिडियल के लिए जो हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं वो ऑलवेज डायग्नोस्टिक होता है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जब भी हम रेमिडियल टीचिंग करते हैं तो रेमिडियल टीचिंग का पहला स्टेप ही होता है कि आप उनकी पहचान करें जिनको समस्या है, ठीक है। तो आप समस्या को पहचान करने का काम डायग्नोस से करते हो, तो यहाँ ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। रेमिडियल टीचिंग के लिए पूछ रहा है तो ए हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन अ कंट्रोल्ड मैनर कैन बी डन बाय। अब आपको बताना है कि आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस अगर कंट्रोल मैनर में करवा रहे हैं तो वो कैसे होगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा, हम क्या कराएंगे, गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेस कराएंगे। ये क्वेश्चन पहले भी सीटेट में बिल्कुल एज इट इज आ चुका है। आप गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज करवाओगे तो वो एक कंट्रोल तरीके की प्रैक्टिस होगी, जहां बच्चा कंट्रोल मैनर में करेगा, वो फ्रीली नहीं करेगा वहां पे, ठीक है। तो गैप को फिल करना हम एक एक्टिविटी दे सकते हैं जहां पे कंट्रोल तरीके से आप ग्रामर को करवाएंगे, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन द बैकयार्ड द डॉग बार्क्ड एंड हॉल्ड एट द कैट। अब ये किसका एग्जाम्पल है। तो देखो गाइज, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से 2 प्रश्न आपके सीटेट में आ चुके हैं, तो आप जरूर इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। मैंने वीडियो ऑलरेडी इसकी बना रखी है, ग्रामर सेक्शन आप चेक कर सकते हो चैनल पे। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सिंपल सेंटेंस, ठीक है। ये एक सिंपल सेंटेंस है, इन द बैकयार्ड द डॉग बार्क्ड एंड हॉल्ड एट द कैट, जहां पर आपका 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। तो वो आपका एक सिंपल सेंटेंस कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विथ ईच अदर। कौन सा मेथड है जिसे हम इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते हैं? फर्स्ट है रेफरेंस मेथड, सेकंड है इंसिडेंटल, थर्ड है डायरेक्ट, या फोर है कोरिलेटिव मेथड। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा वो होगा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसे हम इंटरचेंजेबली यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि केवल और केवल इसमें हम टारगेट का यूज करते हैं। हम टारगेट लैंग्वेज में जो भी चीज़ें सिखाते हैं वो हम करते हैं। इसे हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं। ये ग्रामर को सिखाने का नेचुरल मेथड है जो जीटीएम के बाद आया। इंडक्टिव तरीके से ग्रामर को यहाँ सिखाया जाता है और यहाँ इंटरचेंज तरीके से हम मदर टंग का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है वो हमें बताना है। फर्स्ट है ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर असेसमेंट। सेकेंड है असाइनमेंट्स नीड टू बी गिवन एट क्लास वर्क फॉलोड बाय होमवर्क एवरी डे टू प्रोवाइड वेराइटी एंड प्रैक्टिस। फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग अ लेसन। या फिर वाइल और फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग सम आर यूज्ड फॉर असेसमेंट टू। कौन सी बात सही है? तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शंस को ज़रूर पढ़िएगा। मैंने बहुत जल्दी पढ़ा है। ठीक है, तो फाइनल आंसर मैं बता देती हूँ, इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो जितने भी हमारे एफए वाले फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होते हैं, जो हम एक्टिविटी कराते हैं, वो हम किस लिए कराते हैं? टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए कराते हैं। हमारा पर्पज़ यही होता है कि हम टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करें, प्रोसेस को। एंड कुछ जो फॉर्मेटिव टास्क होते हैं वो हम असेसमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे बहुत सारे टूल एंड टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाय। आपको बताना है मदर टंग इन्फ्लुएंस को आप कैसे कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं आपकी क्लास में, उनकी जो है मदर टंग की इतनी आदत है, अपनी खुद की भाषा की, कि वो इंग्लिश को सीख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा मदर टंग जो है वो हमें बहुत ज़्यादा रोकता है कोई नई भाषा को सीखने में। तो आप इनके मदर टंग के जो प्रभाव है इसको कम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप क्या करेंगे, जो आप टारगेट लैंग्वेज सिखा रहे हो, टारगेट लैंग्वेज यहाँ इनकी क्या हो गई? इंग्लिश हो गई, जो वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप टारगेट लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा क्या देंगे? इनपुट प्रोवाइड करेंगे उनको आप हेल्प देंगे, सपोर्ट देंगे, एंड सिंपल और ग्रेडेड तरीके से आप उनको सिखाएंगे। ठीक है, सिंपल, सरल और ग्रेडेड, यानी ईजी टू डिफिकल्ट, ठीक है, या कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, आप इस तरह से ग्रेडेशन से सिखाएंगे। तो यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। सबसे बेस्ट एक्टिविटी यही होगी कि आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे, कॉन्टेक्चुअली ज़्यादा आप उनको सिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज अ रिजल्ट ऑफ एरर अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम आवर लैंग्वेज टू अनदर। सो गाइज, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, हालांकि इसमें यह पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज रिजल्ट ऑफ एरर अराइजिंग, यानी इनमें से कौन से सेंटेंस है जो एरर अराइजिंग का रिजल्ट है अगर हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो अकॉर्डिंग टू दी सीटेट ऑफिशियल की 2 माना गया है। बट मुझे सच में ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है। अगर आपको आया है तो आप मुझे ज़रूर इसको कमेंट में बताना। ठीक है, हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर है द स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर एग्जामिनेशन, तो मुझे ए इसका लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली, बट आंसर जो है वो बी माना गया है, तो मैं भी बी के साथ ही जाऊंगी। हालांकि मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया कि बी क्यों है। अगर आपको आता है तो आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय। रीडिंग स्किल को आप बेस्ट डेवलप कर सकते हैं कैसे? राइटिंग आंसर टू क्वेश्चंस ऑन टेक्स्ट, केवल राइटिंग से हम कर सकते हैं तो ये तो गलत है कि आप केवल लिखने का काम दे रहे हैं। सेकेंड है फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, तो ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा वर्ड है, आप वर्ड्स को यूज करवा रहे हैं यहाँ पर, पहला। और जो भी वो टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, यानी जो उन्होंने लिखा, जो भी लिखा हुआ वो पढ़ रहे हैं, उसको आप कॉन्टेक्चुअली, संदर्भ में सिखा रहे हैं, तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप शब्दों के यूज पे फोकस ज़्यादा करें। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन। आपको बताना है इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन किसे होना चाहिए, कौन होता है? टीचर, एजुकेशन डिपार्टमेंट,
स्टूडेंट या करिकुलम। तो यहाँ पे स्टूडेंट तो होगा नहीं कि वो इम्प्लीमेंट करेगा एजुकेशन को। करिकुलम तो हमें एक रास्ता प्रोवाइड करता है कि हमें किधर जाना है, हमें कैसे पढ़ाना है, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट करेगा टीचर, ठीक है। टीचर उस चीज़ को आगे ले जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसनिंग स्टिमुलस क्या है? लिसनिंग स्टिमुलस का मतलब बताना है हमें। प्रेजेंट इनपुट टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हु गैदर अगेन टू शेयर इट। तो ये तो गलत है कि आप सेपरेट कर देंगे बच्चों के ग्रुप को, ये लिसनिंग स्टिमुलस हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। सेकेंड है, अ लिसनिंग स्टिमुलस इज लिसनिंग टू अ गुड कमेंट्री। आप एक गुड कमेंट्री को सुन रहे हैं और उसको रिव्यू कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे। enables students to discuss a set of criteria that they prioritize to complete and present a task, या फिर present an information gap activity such as giving directions। सबसे अच्छी एक्टिविटी बतानी है लिसनिंग स्टिमुलस की। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप कोई लिसनिंग एक्टिविटी स्टार्ट करा रहे हैं, वहाँ पर आप क्या उनको ऐसा प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चे उसको मोटिवेट होके उसको सीखें, ठीक है। तो यहाँ डी इसका राइट हो जाएगा। आप अगर कुछ भी लिसनिंग एक्टिविटी स्टार्ट करवा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप एक इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी प्रोवाइड कर दें। अब देखो, ये इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी जो है ना, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। हो सकता है आपने रोल प्ले करवा दिया, ये भी इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी में आता है। आपने बच्चों को ब्रेनस्टॉर्मिंग करा दिया, आपने बच्चों को कोई मान लीजिए कि डिबेट करा दिया, आपने बच्चों को कोई पैसेज दे दिया। इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी आती हैं, तो हम इस तरह की एक्टिविटी बच्चों को प्रेजेंट कर सकते हैं लिसनिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो गाइज, मेरा फोकस क्वेश्चन को समझाने पे रहता है कि आप क्वेश्चन की जो मीनिंग है उसको समझें, तभी आप एप्लीकेशन बेस्ड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ अ लैंग्वेज टीचर हैज टॉट अ टॉपिक इन द क्लास एंड नो स्टूडेंट आस्क क्वेश्चंस इन हर क्लास देन मे बी। एक टीचर ने चैप्टर पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाया और किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो इसका क्या कारण है? फर्स्ट है, स्टूडेंट्स आर नॉट पेइंग अटेंशन, वो ध्यान नहीं दे रहे। सेकेंड, शी हैड बीन एन एक्सीलेंट टीचर, मतलब वो इतनी एक्सीलेंट टीचर है कि बच्चों को कोई डाउट ही नहीं है। थर्ड है, whatever was taught was beyond the comprehension of the students, मतलब जो भी टीचर ने समझाया वो उनके समझ से परे था, समझ नहीं आया उनको। या फिर all the students are at higher level of लर्निंग, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल के हैं और सब जो है बुद्धिमान है। तो ये तो गलत है कि सभी बुद्धिमान हो गए, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो भी टीचर ने वहाँ पढ़ाया क्लासरूम में, मे बी वो बच्चों के कॉम्प्रीहेंशन लेवल में नहीं था, मतलब वो उनकी समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर। मतलब स्ट्रक्चरल ग्रामर का फाउंडर कौन है, फादर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर पूछा गया है। तो देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो सीटेट के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर माना गया है वो फ्राइस को माना गया है, ऑप्शन नंबर डी को। एंड कई बार अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको चॉमस्की मिल जाएगा, ठीक है। तो चॉमस्की और फ्राइज में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है इस क्वेश्चन को लेके, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की है हम उसी के साथ जाएंगे। तो यहाँ डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करना, मैं डिस्कस करूँगी। एंड आप कनेक्ट ज़रूर होना। एंड चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यू कैन सपोर्ट। आप ज़रूर सपोर्ट करना अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, एंड अपने फीडबैक आप ज़रूर दिया करें। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।